नमस्ते हमारे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले भाई। और आज की क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी का तीसरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। जो मैं बता रहा हूं वही पेपर में आएगा कि मैंने एग्जामिनर को क्रैक कर लिया मेरे भाई। ठीक है, देखो पेपर लगातार हो रहे हैं और सेम नहीं आ रहा हो। ऐसा होता है ना रेलवे के एग्जाम में कि जैसी पहली शिफ्ट वैसी दूसरी वैसी तीसरी, यहां ऐसा नहीं है। हर शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियसर पर ही बेस्ड करना है, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। और मैं यहां पर वही आपको रेलेवेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिनके एग्जाम में फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। यह हमारा तीसरा सैंपल पेपर है और आखिरी सैंपल पेपर है मेरे दोस्त, कि मैंने 3 ही सैंपल पेपर का प्रॉमिस किया था। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा चुका हूं एनटीपीसी के लिए। उसकी सिंगल कंपाइलेशन भी हमने की है। देखो ये क्लास है भैया, 11 घंटे की क्लास है। यहां एनटीपीसी के टॉप 300 क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल किया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है क्लास तो देख लीजिएगा रेलवे एनटीपीसी के लिए। एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे बच्चों आप जाओगे, देखिए लाइव टेस्ट यहां पे टिक टिक कर रहा है ना, लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो हमने रेलवे एनटीपीसी का सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए लाइव टेस्ट शेड्यूल कराया हुआ है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार में, जो मेरी टीम ने तैयार किए हैं। जो मॉक टेस्ट में आपको कराऊंगा सैंपल पेपर, ये मैंने बनाया पर्सनली। तो आप इस लाइव टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करो। ऑलरेडी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे इसको दे रहे हैं। बाकी जो फॉर्म भरने वाले बच्चे उनको तो मॉक से कोई मतलब नहीं है, उनको तो फॉर्म भर के रेलवे को 500 रुपए देके उनका काम खत्म हो गया। तो जो बढ़िया बच्चे वो तो दे ही रहे हैं टेस्ट, आप भी जरूर दीजिए मेरे भाई। ठीक है ना, आपको तुरंत मार्क्स, एनालिसिस, सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा भाई। ठीक है ना, लाइव टेस्ट हो रही है हमारा एप्लीकेशन पर। तो शुरू करें मेरे दोस्त। एप्लीकेशन इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या लैपटॉप पे वेबसाइट से भी दे सकते हो आप। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है बच्चों हमारी। ठीक है जी, आ जाइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। हम पूरा क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व करेंगे। बताओ, एक आदमी अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से x% अधिक है। अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। उसका लाभ 22.4% है। 28% डिस्काउंट दिया, 22.4% का प्रॉफिट है। एक्स क्या है, यानी कि आपसे मार्कअप पूछा है। देखिए, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो उस सवाल में आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 100 - डी अपॉन 100 प्लस पी। केवल आपको यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बच्चे। डिस्काउंट कितना है, 28%, तो 28 रखो। 100 - 28 72। प्रॉफिट कितना हुआ, 22.4%। पी की जगह 22.4 रखो तो 100 + 22.4 122.4 हो गया भैया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो 2 2 4 4 8 1 9 18 से कटना चाहिए मेरे भाई, दोनों इवन नंबर। 18 चौक 72 और यहां पे 18 छिक्का 108 और बचेगा 14, तो 18 8 144 ही आ जाएगा। डेसिमल से 0, फिर 4 से कट जाएगा 40 10 बार और 68 17 बार। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चे 10/17। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर। सवाल में बोला है समान लागत मूल्य से x% अधिक अंकित है, यानी कि समान का लागत मूल्य अगर सीपी 10 है तो मार्क प्राइस जो है वो 17 है। तो आप मुझे बताओ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 10 से 17 कितना ज्यादा है? 70% ज्यादा है। 10 का 70% 7 होता है, 7 ज्यादा है, तो 70% इस सवाल का आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक सी बात। आगे आ जाइए मेरे भाई, सवाल नंबर 2। देखो, मैंने एडवांस के भी सवाल डाले हैं मेरे भाई इसमें, क्योंकि वो भी आ रहे हैं लगातार। ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई को बीसी के पैरेलल खींचा गया है, जो एक्स और वाई पर भुजाओं को काटता है। ठीक है, ए बी 5.4, बी सी 7.2, बी एक्स 3 है। एक्स वाई की लंबाई क्या है? एक्स वाई को बीसी के पैरेलल खींचा गया है मेरे भाई। तो आप यहां पे इस तरीके से ट्राइंगल बना लीजिए। बीसी के पैरेलल खींचना है ना, तो हम बीसी को नीचे बना लेते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल है। बिना डायग्राम बनाए आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है सवाल में। ये ट्राइंगल एबीसी है, यहां लाइन एक्स वाई को खींचा गया है मेरे दोस्तों। ये लाइन है इस तरीके से एक्स वाई, ये एक्स वाई है।
ये लाइन एक्स वाई बीसी के पैरेलल है। तो ये सवाल मैं देखते ही समझ गया सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। बोला ए बी 5.4 बीसी 7.2। ए बी की जो लंबाई यानी कि यहां से यहां तक ए बी ये 5.4 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई ये 7.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद bx की जो लंबाई है मेरे भाई यानी कि यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है 3। तो आपसे पूछा है एक्स वाई की लंबाई क्या, ये एक्स वाई निकालना है। आप देखो यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल ए एक्स वाई और एक बड़ा ट्राइंगल हमारा ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई अगर ये पूरी साइड ए बी ए से लेके बी तक 5.4 है, ये एक्स बी आपका जो मेरे भाई बी एक्स 3 है, तो ये कितना बचा, ए एक्स कितना बचा, 5.4 में से 3 घटाओ 2.4, यानी कि ये जो ए एक्स की लंबाई आ जाएगी यहां से यहां तक ये 2.4 आ जाएगी। भाई ए एक्स की लंबाई 2.4। ये प्रॉब्लम अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए। छोटे ट्राइंगल में अगर ये ए एक्स 2.4 है तो इसके संगत भुजा ए बी 5.4 है, तो रेशियो कितना है इनका, 6 चौक 24 6 निम्मा 54, 6 से कट रहा ना, 6 चौक 24 6 निम्मा 54। तो यानी कि एक्स वाई से बीसी का रेशियो भी 6 चौक 24 6 निम्मा 54 4 9 हुआ ना, ये रेशियो भी 4 9 ही होगा बच्चों, 4 रेशियो 9 ही होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बढ़िया सवाल है भाई। 9 से 7.2 कितनी बार जा रहा है, 9 72 0.8 गुना है, तो यहां भी 4 की वैल्यू 0.8 गुना होगी, यानी कि एक्स वाई का मान आएगा 4 8 32 3.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत मजेदार सवाल है सिमिलरिटी का। ये बताइए तीसरा सवाल, मेन प्रोपोर्शनल बताओ बिटवीन दीज। दो संख्याएं आपको दी हैं, उनके बीच मीन प्रोपोर्शनल बताना है। सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी नंबर आए कैसा भी, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं अलग अलग, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ए बी, गुणा करके अंडर रूट लेना है। लेकिन पहले सॉल्व करो। ये है मेरे भाई 24 प्लस अंडर रूट 320। 320 जो है मेरे भाई 5 से कट रहा है, 5 गुणा 64, 64 पंजे 320 होता है, अंडर रूट लेंगे तो 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, 8 रूट 5 ये आ गया मेरे भाई। और ये क्या है 15 माइनस अंडर रूट 125। 125 क्या होता है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 होता है, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 यानी कि 5 रूट 5 ये आ गया मेरे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको निकालना है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि इनकी गुणा करके अंडर रूट लो, गुणा करेंगे। अब जैसे 24 प्लस 8 रूट 5 है, तो डायरेक्ट आप लिख लो 8 कॉमन लेके, 8 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 तिया 24, 3 प्लस रूट 5। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे यस सर। यहां देखिए ये 15 माइनस 5 रूट 5 है, क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 5 कॉमन आ रहा है, 5 तिया 15, तो 5 गुणा 3 माइनस रूट 5 हो गया। बोलो बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और ये है यहां पर इनकी मल्टीप्लाई, समझ में ही बात। अब आप यहां देखना कि ये 8 की 5 में तो गुणा हो जाएगा सीधी की सीधी 40, ये तो गुणा होकर 40 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई देखो ना, 3 प्लस रूट 5 और गुणा में 3 माइनस रूट 5। आप में से हर कोई ये समझता है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा भाई, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी कि 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 40 चौका हो गया मेरे भाई। देखो 40 चौका वैसे 160 होता है, 160 का मतलब 16 दुसाम, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 16 का रूट 4 आ जाएगा, 10 का रूट 10, लेकिन 4 रूट 10 इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन डाटा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन उत्तर है बच्चे। मजा आया ना सवाल करके, कितना प्यारा सवाल था, कितना अच्छा आंसर है मेरे भाई। इसी तरीके से अगर आपको प्रेम पूर्वक पूरा सिलेबस खत्म करना है तो आप कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा एसएससी आरंभ बैच 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 की हम तैयारी कराएंगे भाई। बहुत सारे बच्चों की अभी ग्रेजुएशन हुई है, बहुत सारे लोग मन बना रहे सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, इधर उधर यूट्यूब पे भटक रहे। अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, एवरेज हैं या उससे कमतर भी हैं,
तो आप इस बैच को आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए। 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस पूरा होगा। हर एक सब्जेक्ट में जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, सारी टाइप आपको कराए जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद केवल आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी रहेगी। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की। सारी क्लासेस लाइव होंगी, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड आपको दी जाएगी और चारों ही सब्जेक्ट मात्र 1599 की फीस में कैरविल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। इससे सस्ता संभव ही नहीं है मेरे दोस्त। मैं खुद पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक एडवांस सारा कुछ। नौकरी लग गई तो बेटा एक दोपहरी में आप बैच की फीस रिकवर कर लोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बैच ज्वाइन करिए, क्लास इसकी मंडे से शुरू हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है ना। चारों टीचर्स हम पढ़ाएंगे। आ जाओ अगला सवाल। सवाल नंबर है 4 एनटीपीसी का। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 727 है। पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। बेहतरीन क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। ये निकालना पड़ेगा, पर ये डायरेक्ट नहीं आएगा। पावर 4 से पावर 1 में जाना है तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। स्टूडेंट पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो यहां से, तब बात बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो पावर 4 से पावर 2 में जाना है प्लस से प्लस में, तो क्या तरीका, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 727 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 727 प्लस 2 729 का अंडर रूट 27। अब आपको प्लस से माइनस में जाना है मेरे भाई, तो 2 घटा के अंडर रूट लेना पड़ेगा। 27 में से 2 घटाएंगे 25 का अंडर रूट 5। चाहे आपको x प्लस 1/x निकालना हो चाहे x माइनस 1/x, चाहिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसलिए ये निकाला पहले। अब x माइनस 1/x 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आ जाएगा मेरे भाई, k क्यूब प्लस 3k, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा 5, यानी कि 125 जमा 15 140 इस सवाल का उत्तर बन गया दोस्त। मजा आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 5। पाइप ए और बी खाली टंकी को 72 मिनट में और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को हमने एक साथ खोल दिया। कितने टाइम बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34 मिनट में भर जाए? रेलवे अभी तक आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, इतने मतलब ग्रुप डी नहीं, ईएलपी टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम ले चुका है। हर एक एग्जाम में ये सवाल आया है सेम टू सेम मेरे भाई, बट डाटा चेंज होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को एलसीएम से करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। लॉजिक से करो, जल्दी आंसर आएगा मेरे भाई। जो मैं तरीका बताऊंगा बेस्ट होगा। 2 पाइप हैं, पाइप ए टंकी 72 मिनट में भर सकता है और बी 51 मिनट में भर सकता है। हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। हमने क्या किया, दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए। बोला कितने टाइम के बाद ए को बंद कर दे। कुछ टाइम बाद हमने ए को बंद कर दे, लेकिन पाइप बी चालू रहा, जिससे खाली टंकी कुल 34 मिनट में भर जाए, यानी कि खाली टंकी पूरी 34 मिनट में भर जानी चाहिए। तो सवाल में यह पूछा है, हमने दोनों पाइप खोले ए और बी, कितने टाइम बाद पाइप ए बंद करना चाहिए, यानी कि यह वाला टाइम आपसे पूछा है। आप बताओ, हमने पाइप ए को बंद कर दिया, कुछ टाइम के बाद बी तो चालू रहा। बी तो बेटा शुरू से लेके आखिर तक चालू है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि बी पूरे के पूरे 34 मिनट चालू है। बी 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है। 1 मिनट में भरेगा 1/51, ये बेटा नियम है। अगर बी पूरी टंकी 51 मिनट में भर देता है, 1 मिनट में रिवर्स करेंगे 1/51, तो बी 34 मिनट तक चालू है फुल टाइम। 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 34 से गुणा, तो 17 दूनी 34, 17 ते 51, यानी कि बी ने 2/3 टंकी भरी है। बी ने टोटल टंकी का 2/3 भरा है। टोटल कुल टंकी तो 1 है ना, 1 में से 2/3 बी ने भरी है, तो बाकी 1/3 टंकी किसने भरी है, ए ने, यानी कि ए ने पूरी टंकी का 1/3 भरा है। ए पूरी टंकी अकेले 72 मिनट में भरता है मेरे भाई, तो 72 मिनट का 1/3 ही भरना है मेरे भाई। पूरी टंकी का 1/3 भरने में ए को कितना समय लगेगा, 24 मिनट। 72/3 24 मिनट लगेगा। और ये प्यारा सा इस सवाल का आंसर है दोस्त। ऐसे करना है सवाल, आगे करेंगे। सवाल नंबर 6 बताइए।
सवाल आ गया मेंसुरेशन का। बोलो बोलो भाई, एक आयताकार बक्सा है, उसके किनारों का अनुपात 3:5:8 है। आयताकार बक्सा जैसे कि मान लीजिए ये हमारी किताब है, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें होती है। इसकी तीनों किनारे का रेशियो दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया, आयतन क्या होगा जी। देखो भाई, ये लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो यहां एक्स मानने लगते हैं। एक्स गई तेल लेने मेरे भाई, वाई पे ध्यान दो। रेशियो दिया, रेशियो में कैलकुलेशन करो। आपसे पूछा है डब्बे का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो 3×5 = 15, 8×120, तीनों की गुणा करेंगे ना, 3×5 × 8, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये आएगा 120। ठीक है, आंसर 120 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन सवाल में आपको ये रेशियो में, एग्जैक्ट तो है नहीं मेरे भाई, ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मैं डब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ LB। LB का मतलब 3×5 = 15 प्लस BH यानी कि 5×8 = 40 प्लस HL का मतलब 3×8 = 24। ये आएगा मेरे भाई। तो 15, 24, 39 और 40, 79 का दुगना 158। तो ये एरिया आएगा 158, ये एरिया आएगा मेरे भाई। सवाल के अनुसार जो सरफेस एरिया है वो 1422 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कितना, 1422 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैंने रेशियो में ही कैलकुलेशन करी, आपको रेशियो दिया लंबाई चौड़ाई हाइट का, मैंने रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया निकाला, ये आएगा मेरे भाई 1422। बताओ कितने गुना है ये, 9 गुना है मेरे दोस्त। 8 नाम 72 होता है, 2 आ रहा है ना, 150 का 9 गुना 1350, 8 नाम 72 जोड़ेंगे 1422 हो जाएगा 9 गुना। ये 9 गुना हो रहा है मेरे भाई, एरिया 9 गुना हो रहा है। देखो एक बात ध्यान सुनना, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 9 गुना हो रहा है। अगर हम लेंथ देखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ होती है, लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, तो लेंथ 3 गुना होगी, ये पावर 2, ये पावर 1। आयतन नापते सेंटीमीटर क्यूब में, तो आयतन मेरे भाई 3 का क्यूब 27 गुना होगा। ये सारा खेल चलता है, मल्टीपल का खेल। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो हर डायमेंशन, हर विमा 3 गुना होगी। लेंथ निकालने 3 × 9, चौड़ाई 5 × 15, हाइट 8 × 24। पर वो जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, एरिया 9 गुना, डायमेंशन 3 गुना, वॉल्यूम 3 का क्यूब 27 गुना। पावर का खेल देखो, पावर का खेल, सारा खेल ही पावर का है, यानी कि वॉल्यूम 120 का 27 गुना होना चाहिए मेरे भाई, ये आंसर आएगा। ठीक है जी, 2700 और 540, 3240 हो गया मेरे भाई। 3240 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया। कहां मर गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चे। क्या गजब सवाल है दोस्त, ये तीनों सैंपल पेपर में सबसे अच्छा बनाया मैंने। ठीक है जी, आगे चलें। अब जैसे सवाल आप ये तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे इस सवाल में फॉर्मूला लगे हैं, ये सवाल भी ज्योमेट्री का, इसमें फॉर्मूला लगे। फॉर्मूला नहीं याद है तो भाई ये किताब है मैथ्स कंसेप्ट की, आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए। देखो, या तो आपके पास एक अच्छा टीचर हो जो आपको हर एक चीज पढ़ाए और बेस्ट तरीके से पढ़ाए, सारे फॉर्मूला लिखवाए, फिर उन पे खूब प्रैक्टिस कराए, या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे हो तो एक बुक मंगा लीजिए मैथ्स कंसेप्ट की, ऑनलाइन आपको मिलेगी, फॉर्मूला बुक सारे मिल जाएंगे इसमें आपको, फॉर्मूला, शॉर्टकट, थ्योरम सब। ठीक है जी, आ जाओ 7वां सवाल। ट्राइंगल BAC में एंगल A 90 डिग्री का है, ठीक है जी। AD BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। AC 24 है, AB 10 है, AD का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई परेशानी नहीं, हम ये बना लेते हैं ट्राइंगल। AB 10 है ना, तो ये हो गया भाई, A है 90 डिग्री, तो ये ABC बन गया। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल A, ये वाला 90 डिग्री का है। सवाल तो ये कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर AB 10 है और AC 24 है और AD BC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये वाली जो लाइन है AD, ये BC पे परपेंडिकुलर है। आपसे यही AD पूछा है भाई। अगर ये 10 है 24 है तो क्या 26 नहीं आएगा?
5 12 13 का दुगना, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26 हो जाएगा हाइपोटेनस। हमें एडी निकालना है। अगर आप एडी को गौर से देखो तो ये एडी है क्या, व्हाट इज दिस? ये एडी जो ये हाइपोटेनस की समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण की ऊंचाई है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर ऊंचाई निकालनी तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला याद है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 10 गुणा 24 बटे तीसरी साइड यानी कि 26। ये है भैया फॉर्मूला। ठीक है जी। 2 से मेरे दोस्तों 5 बार और ये 13 बार, तो ये आ जाएगा 120 बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तर है। आंसर अप्रोक्स में तो 13 निम्मा 117 9 बार जाएगा, वो एक ही ऑप्शन है पहला। खेल खत्म, लगभग आंसर थे। सवाल नंबर 8। ये सवाल जो डाला है हमने आरपीएफ कांस्टेबल का डाला है, रात ही हमने टेस्ट बनाया। एक आदमी एक जर्नी 11 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, जर्नी का 1/3 भाग 36 की स्पीड से, बाकी 60 की स्पीड से तय करता है। उसकी जर्नी की कुल दूरी क्या है? बहुत बढ़िया, आपको ना डिस्टेंस निकालनी। सुनो मेरे भाई, एक आदमी पूरी जर्नी 11 घंटे में जाता है, 1/3 जाता है वो 36 की स्पीड से, बाकी जाता है 60 की स्पीड से। कुल दूरी क्या है बच्चों, बताओ कैसे करेंगे आप इस सवाल को? बताओ जी। भयंकर तरीका बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा करके। मान लीजिए कि मेरे भाई ये जर्नी है आपकी, इस जर्नी का ये हो गया 1/3, यानी कि अगर टोटल जर्नी 3 है तो 3 में से 1 यूनिट आप जाते हो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो बचा 2। रिमेनिंग 2 यूनिट डिस्टेंस आप जाते हो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और पूरी जर्नी में 11 घंटे लगा। ऐसे सवालों में अक्सर क्या करते हैं, डी मान के या एक्स मान के करते, नहीं करना। टोटल जर्नी का 1/3 यानी कि 1 यूनिट आपके 36 की स्पीड से, बाकी 2 यूनिट आप रिमेनिंग है 60 की स्पीड से। ठीक है, अब कुछ मत करो, ऐसी संख्या जो 36 से भी कटे 60 से भी कटे, इनका एलसीएम 180, 180 से गुणा कर दीजिए, यानी कि ये 180 यूनिट मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 360 यूनिट, ये डिस्टेंस 360 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यानी कि मैंने कुल जो डिस्टेंस मान ली 180 प्लस 360 540, कुल डिस्टेंस को मैंने 540 मान लिया, 540। ठीक है, अगर आप 180 यूनिट जाओगे 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 5 घंटे, 36 पंजे 180। 360 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, 6 घंटे लगेगा। और टोटल टाइम आपको कितना लगा? 5 + 6 11। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टोटल टाइम भी कितना लगा? 11 घंटे। तो 11 की वैल्यू 11 घंटे हो रहा है 1 गुना, तो 540 की वैल्यू भी 1 गुना आएगी मेरे भाई, 540 किलोमीटर। ये आंसर है। इससे आसान तो पूरी दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं इसको करने का, देख लीजिए चाहे आप। आ जाओ, अगला सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने यहां पर, रेलवे एएलपी के पेपर का पूछा हुआ, बनाइए। हालांकि मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल डाटा में, बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो सीरियस तैयारी कर रहा, उसने इस सवाल ना किया हो प्रीवियस में। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। देखिए भाई, एक टैंक को टैंकर मचा रखा है इसमें, एक टैंक को भरने में 3 टैंकर लगाए जाते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी, 3 अलग अलग टैंकर हैं। तीनों टैंकर यूनिफॉर्म स्पीड से भरते हैं। जब हम पहले 2 टैंकर एक साथ चलाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना तीसरे टैंकर को अकेले टैंक भरने में लगता है। यानी कि तीसरा टैंकर टैंक भरने में उतना टाइम लेता है जितना पहले 2 टैंक मिलकर लेते हैं मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। यानी कि तीसरे टैंकर की जो एफिशिएंसी है पहले 2 टैंकर की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है जी। सवाल बोला है, सेकंड टैंकर पहले से 7 घंटा तेजी से और तीसरे से 9 घंटा धीमे से भरता है।
ये लाइन बड़ी खास है। सेकंड टैंकर पहले टैंकर से 7 घंटा फास्ट है और तीसरे से 9 घंटा स्लो है। पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है, यानी कि पहला टैंकर अकेले कितने समय में टैंक भर देगा। तो सारी की सारी जो कहानी है वो सेकंड टैंकर के लिए बोली गई है। सेकंड वाला जो टैंकर है पहले से 7 घंटा फास्ट है लेकिन तीसरे से 9 घंटा स्लो है। मान लो जैसे तीसरा टैंकर लेता है टी घंटे, मान लो तीसरा टैंकर टैंक भरने में टी घंटे लेता है, तो ये जो आपका सेकंड टैंकर है तीसरे से 9 घंटा स्लो है, यानी कि सेकंड टैंकर कितना समय लेगा, टी प्लस 9 घंटे लेगा। क्या इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सेकंड टैंकर जो है वो थर्ड से 9 घंटा स्लो भरता है। 9 घंटा स्लो का मतलब सेकंड टैंकर थर्ड से 9 घंटा ज्यादा लेगा। ये जो सेकंड टैंकर है पहले टैंकर से 7 घंटे तेजी से भरता है, यानी कि सेकंड टैंकर पहले से 7 घंटा कम लेगा। अगर मैं इस बात को उल्टा कहूं तो मैं कह सकता हूं कि पहला टैंकर जो है सेकंड वाले टैंकर से 7 घंटे समय ज्यादा लेगा भरने में। आप ये देखो, ये दूसरा वाला टैंकर पहले टैंकर से 7 घंटा तेजी से भरता है, 7 घंटा जल्दी भरता है। तो उल्टी बात कहूं तो ये पहला टैंकर दूसरे टैंकर से 7 घंटा लेट भरता है, यानी कि अगर ये दूसरा टी प्लस 9 ले रहा है तो पहला जो होगा टी प्लस 9 में 7 जोड़ेंगे, टी प्लस 16 घंटे लेगा मेरे भाई, टी प्लस 16 आवर्स लेगा। अब आपको यहां जो सारा खेल है वो खेल है टी का मान निकालने का, और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सी का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझो कि ये ए प्लस बी है, ये ए है ये बी है, और ये दोनों पाइप मिलकर कर रहे हैं। टी की जो वैल्यू होगी ये 16 है ये 9 है, अंडर रूट 16 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 तिया 12 घंटे टी का मान। पूछा होता तीसरा टैंकर कितने समय में भरेगा, 12 घंटे, लेकिन पूछा पहला टैंकर कितना समय लेगा, टी का मान 12 आया है, तो 12 प्लस 16 28 घंटे ही इस सवाल का आंसर है। किधर मर गया, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है जी। आगे चलें, सवाल नंबर 10। मजा आया सवाल करके? अगर आपको मजा आ रहा है वाकई में, क्वालिटी सैंपल पेपर आप कर रहे हो जो कहीं नहीं मिल रहे आपको, सब खिचड़ी सी पका देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ। एक गोले की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका सरफेस एरिया 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की ओरिजिनल त्रिज्या क्या थी, एक बार बताइए। एक गोले की रेडियस आर थी, हमने रेडियस को बढ़ा के कर दिया आर प्लस 3.5, ये हो गया मेरे भाई। तो सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले की, अगर किसी गोले की रेडियस आर है तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो नए सरफेस एरिया में से पुराना सरफेस एरिया घटाओ। पहले रेडियस आर थी, अब जो नई रेडियस है आर प्लस 3.5 है। तो देखो 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा मेरे भाई। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये होगा बेटा सरफेस एरिया में इंक्रीज। मैंने पुराने सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से नया वाला, पुराने वाले को घटा दे, नए वाले 4 पाई आर प्लस 3.5 के स्क्वायर में घटाएंगे तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप काट दिया, और ये एरिया कितना बढ़ जाता है, 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। सॉल्व करके कैपिटल आर निकालना है ना, ओरिजिनल रेडियस आपको निकालनी है, कैपिटल आर ओरिजिनल। तो 4 पाई का मान आ जाएगा बच्चों 22/7 इंटू, ये बताइए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई साहब मेरे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अगर फॉर्मूला लगा देता हूं ए माइनस बी, आर प्लस 3.5 में से आर घटाऊंगा तो 3.5 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब आर प्लस 3.5 में आर जोड़ेंगे तो 2r प्लस 3.5 हो जाएगा, 2r प्लस 3.5 बराबर आ गया जी यहां से 550। कोई प्रॉब्लम? सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर तो आना तय है। अब 3.5 से 7 2 बार, 2 से 22 11 बार। ठीक है जी, तो 11 से मेरे दोस्तों 50 हो जाएगा ना, 11 पंजे 55, और
ये तो बच गया मेरे भाई यहां पे। तो 4 से 50 काट लेते हैं, 4 से 50 कट जाएगा 12.5, 12.5 हो जाएगा। तो यानी कि 2r प्लस 3.5 बराबर, मैंने 4 से 50 काट लिया, 12.5 बार कट गया, तो 3.5 जाएगा आपका उधर। 12.5 में से 3.5 घटाएंगे 9, तो रेडियस आएगी 9/2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आएगा भाई। 4.5 आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। अच्छा सवाल है, अच्छी कैलकुलेशन है, ऐसा ही आ रहा है। सवाल नंबर 11, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे 20, 35, 35 और 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। बढ़िया सवाल, करिए। यह भी पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है रेलवे का। वह सबसे छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे 20 को भाग दूं तो रिमाइंडर 14 आए, जिससे 25 से भाग दूं तो रिमाइंडर 19 आए, 35 से भाग दूं तो 29 शेष फल आए, जिस संख्या को 40 से भाग दूं तो रिमाइंडर 34 आए। तो मेरे भाई अलग अलग रिमाइंडर है, पर फिर भी सवाल हो जाएगा। क्यों? यहां डिफरेंस सेम है। 20 से भाग करने पर 14 रिमाइंडर आ रहा है, 20 से 14 6 कम है। 25 से भाग करने पर 19 रिमाइंडर आ रहा है, 6 कम है। 35 से भाग करने पर 29 रिमाइंडर आ रहा है, 35 से 29 6 कम है। 40 से भाग करने पर 34 रिमाइंडर आ रहा है, 40 से 34 6 कम है। स्पेशल केस होता है। आप सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई, ऑप्शन से हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा मेरे भाई, ऑप्शन भी समझ आ रहे हैं। पर अगर सॉल्व करना है, सबसे छोटी संख्या निकालने, तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 20, 25, 35 और 40 का देखो, 20, 25 और 40 का तो एलसीएम 200 ही हो जाएगा। 200 वो नंबर है जो 20 से भी कटता है 10 बार, 25 से भी 8 बार, 40 से भी, लेकिन 35 से नहीं कटेगा, क्योंकि 35 में आता है 7, 7 पंजे 35, 7 से गुणा और, यानी कि एलसीएम आएगा 1400। 1400 वो नंबर है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड होता है, चारों संख्याओं से डिवाइड होता है, लेकिन चारों संख्याओं से डिवाइड होने पर हर केस में -6 रिमाइंडर आना चाहिए। इन चारों में से डिवाइड करने पर हर केस में -6 रिमाइंडर आना चाहिए, तो संख्या जो होगी वो 1400 से 6 कम होगी, यानी कि 1394 आंसर है, डी ऑप्शन। बोलो। तो ये हो गया मेथड, पर आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं, सीधा इतना करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक नंबर पे ध्यान दे दो, आसान से, आसान से, ठीक है भाई। क्योंकि सवाल ऐसा होना चाहिए जिसको 20 से भाग करने पर 14 आए, 20 से भाग करने पर 14 आए, लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो, 20 से भाग, देखो जैसे 1238 है, 1238 का मतलब 1200 प्लस 38, ये तो 20 से कट ही जाएगा। इसको 20 से भाग करो केवल, ये 20 से भाग करोगे 14 नहीं आएगा, ये 20 से भाग करोगे 14 नहीं आएगा, ये 20 से भाग करोगे नहीं आएगा, इसको 20 से भाग करोगे 14 आएगा। बेटा लास्ट को भाग करो केवल, ये आंसर है। 12वां सवाल, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है? ये बढ़िया सवाल है बच्चे, नाइस क्वेश्चन। देखो भाई, आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी अलग अलग डायमेंशन आपको दी हुई है, अलग अलग डायमेंशन। हमें ना इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसको काटना है क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, वो भी एक जैसे, आइडेंटिकल, ऐसा नहीं कि छोटे बड़े, एक जैसे साइज के, और वो भी लार्जेस्ट। हमें इस क्यूबॉइड को मैक्सिमम साइज के छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। पूछा है मेरे भाई कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं, तो हमें कुछ वेस्ट तो नहीं करना कोई भी सॉलिड, तो हमें यहां पर क्यूब की जो है, जो छोटे छोटे घन काटेंगे, इस घनाभ से जो हम छोटे छोटे घन काटेंगे, उसकी भुजा ऐसी लेनी चाहिए जो 50 को भी डिवाइड करे, 150 को भी डिवाइड करे, 175 को भी डिवाइड करे। यानी कि यहां पर जो क्यूब की साइड होगी, जो घन की भुजा होगी, इन तीनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर हो 50, 150 और 175, तीनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर, यानी कि इनका HCF। और देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो 25 के पहाड़े में आ रहे हैं, इनका HCF 25 है।
25 दूनी 25 छिक्का 25 सत्ते। ठीक है जी। तो आपसे पूछा कितने घन काटे जा सकते हैं, तो सिंपल सा है। हालांकि आप करोगे क्या, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, घनाभ के वॉल्यूम को घन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। लेकिन डिवाइड भी हवा में करो। क्यूब की साइड 25 आ गई, 25 से 50 को डिवाइड करो, 2 बार चला जाएगा। 25 से 150 को भाग करो, 6 बार जाएगा। 25 से 175 7 बार जाएगा। तो 2 छिक्का 12 सत्ते 84 जो है लार्जेस्ट क्यूब काटे जा सकते हैं। आंसर बी ऑप्शन है, ऐसे करना है। बेसिक क्या है कि आप यहां क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, 50 गुणा 150 गुणा 175 डिवाइड करो क्यूब के वॉल्यूम 25 के क्यूब से, तब आंसर आएगा। और आना यही है मेरे भाई। चलो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 16524 रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड X%. इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 24,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? अच्छा, हिंदी में क्या गड़बड़ लिखा है, 15% है और ये X% है भाई। यानी कि एक आर्टिकल जिसका मार्क प्राइस 24,000 रुपए है, ठीक है जी, उस पे आपने 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया 15% का, दूसरा X% का, दूसरा डिस्काउंट मिसिंग है। उसके बाद 16,524 रुपए में बेचा। यही पूछा सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का है, बताओ, कर लेंगे। देखो भाई, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो है 24,000 रुपीज। आपने इस पर पहले 15% डिस्काउंट दिया। 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 85%। 85% यानी कि 0.85। ठीक है चो, अगर यहां पे एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है 24,000 रुपए है, आपने इस पे 15% डिस्काउंट दिया, तो इसकी वैल्यू कीमत कितनी रह जाएगी? 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे, कीमत रह जाएगी 85%, 0.85। इसी प्राइस पे और X% डिस्काउंट दिया, और फाइनली इस प्राइस पे और X% डिस्काउंट देने के बाद आपने 16,524 रुपए में बेच दिया। तो सेकंड जो डिस्काउंट है कितने परसेंट का दिया, ये कैलकुलेट करने के लिए आप रेशियो ले लो मेरे भाई, बस। और ये आपका आंसर आएगा डेसिमल से 2 जीरो। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन 85 में 17, तो 17 से काटो सबसे पहले। 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153, बचेगा 12, 17 सत्ते 119, 3 17 दूनी 34, 972। ठीक है जी। 12 से जाएगा 20 बार, अभी 12 अट्टे 96, 12 एकम 12 है, तो आ गया 20 पंजे 100 रेशियो 81। यानी कि अल्टीमेटली सेकंड डिस्काउंट देने पर 100 का समान 81 का हो गया। तो सेकंड डिस्काउंट है 19 का, 100 में से 81 19 का में 19%। सीधा आंसर 100 में परसेंटेज में आएगा। खेल खत्म। आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने यहां पर 14, बताइए। सवाल सर्कल का है और एंगल वाला है, करो। सर्कल के एंगल वाले, वैसे तो आपके सवाल पेपर में जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने एक नॉर्मल जो है क्वेश्चन लिया, इसमें आपको पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद करना है। फ्रॉम ए पॉइंट T, a tangent TP at point P is drawn to a circle with center O. A secant TQR point Q is near to point is drawn from point T. अरे क्या है ये, चलो बता, पहले डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। सर्कल है मेरे दोस्त, सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल का सेंटर है। बोला गया है पॉइंट टी से पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींची जाती है, तो हमने ना इस एक टेंजेंट खींच ली है, ये टेंजेंट खींच ली है पॉइंट टी से सर्कल के पॉइंट पी पर। इस प्रकार से हमने टेंजेंट खींची, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। एक छेदक रेखा है टी क्यू आर, पॉइंट क्यू जो है टी के नजदीक है, तो ये जो है एक सीकेंट लाइन है। इस प्रकार से ये सीकेंट लाइन है टी क्यू आर, देख रहे हैं, पॉइंट क्यों टी के ज्यादा नजदीक है, पॉइंट टी से खींची जाती है। बिंदु पी क्यू आर को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया गया। एक त्रिभुज बना दिया बच्चों हमने यहां पे इस तरीके से, पी से क्यू को मिला दिया और ये इसको मिला दिया मेरे भाई, ये हमने यहां पे एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल पी टी क्यू 27, पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल 27 डिग्री का है, ठीक, नो प्रॉब्लम। एंगल टी पी क्यू 55, टी पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का। तो आपसे पूछा आर ओ क्यू यानी कि सेंटर पे एंगल पूछा है इस आर क्यू से, इस आर क्यू द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। मेरे भाई लॉजिकली सोचा करो, अगर इसी आर्क द्वारा आर क्यू द्वारा मुझे ये वाला एंगल पता चल गया मेरे भाई सर्कल की परिधि पे, तो सेंटर पे तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर किसी आर्क द्वारा मान लीजिए ये एंगल बन रहा है थीटा यहां पे, तो सेंटर पे डबल बनेगा ये 2 थीटा, सेम आर्क से डबल बनेगा मेरे भाई 2 थीटा, ये नियम होता है। तो आपको ये एंगल पता करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा इस ट्राइंगल पी आर क्यू में। भाई ये 55 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, एक्सटर्नल कोण, ये कितना आएगा 55 + 27 यानी कि 82 डिग्री। देखो ये लाइन है टेंजेंट और ये लाइन है सर्कल की जीवा, स्पर्श रेखा जीवा के बीच में कोण 55 डिग्री है, तो इसी कॉर्ड पी क्यू द्वारा ये एंगल भी 55 डिग्री का ही होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर कोण प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं समझते हो भाई, जैसे सर्कल है, ये सर्कल की एक टेंजेंट है, अगर यहीं से मैं एक कॉर्ड खींच दूं तो अगर ये एंगल थीटा है, स्पर्श रेखा के बीच में जीवा के बीच में कोण थीटा है, तो आप अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं एंगल बनाओगे ये भी थीटा ही होगा। सेम थ्योरम यहां लगा दिए, स्पर्श रेखा है जीवा, बीच में 55, ये 55, तो ये एंगल नहीं आ जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 82 + 55 कितना आ जाएगा मेरे भाई 137, 8 5 13, 5 2 137 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 137 घटाएंगे 43 डिग्री आएगा, 43 डिग्री सवाल का आंसर ये आ जाएगा, ये वैल्यू आंसर नहीं आया, 43 डिग्री आया अभी तो ये, ठीक है। अब आपसे सेंटर पे एंगल पूछा है, तो सेंटर पे एंगल आर ओ क्यू क्या आ जाएगा 86 डिग्री, 43 का दुगना, और ये आपका आंसर है पहला ऑप्शन, ठीक है ना मेरे भाई। भाई इस आर्क द्वारा आर्क द्वारा परिधि पे 43 बना है, तो इसी आर्क द्वारा ये जो सेंटर पे वाला जो एंगल बनेगा ये डबल हो जाएगा, 43 का डबल 86 डिग्री। बढ़िया सवाल डाला है भाई हमने। 15वां, 10 सेंटीमीटर रेडियस और 30 डिग्री एंगल वाले एक सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा। पाई बराबर 3.14 लगाओ। देखो एक सर्कल की रेडियस 10 है और 30 डिग्री उसका एंगल है, सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है। आप सेक्टर समझते हैं, मान लीजिए जैसे सर्कल है और ये मेरे दोस्तों एक हमने इसमें से एक स्लाइस ऐसे निकाल दी, पिज्जा की स्लाइस, ये जो पिज्जा की स्लाइस है ये होता है सेक्टर ओ ए बी। भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आर्क, चाप। तो ये सेक्टर का पेरीमीटर ये है मेरे भाई, ये पेरीमीटर है। तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे आएगा भाई, चाप की लंबाई प्लस रेडियस का दुगुना, L + 2R, ये कंसेप्ट है। इसे बोलते हैं मेरे भाई सेंट्रल एंगल थीटा, जो सवाल में आपको 30 डिग्री दिया है। तो आपको पहले यहां से आर्क की लंबाई निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा 2πr, पाई का मान 3.14, रेडियस 10, 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहां पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री प्लस रेडियस का दुगुना, रेडियस 10 है, 10 का दुगुना 20, ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पूरा कंसेप्ट हमने आपके सामने लिख दिया। अब बताओ, ये आ जाएगा आपका जी 30 दूनी 60 से 6 बार जाएगा ये है भाई, और 0 से डेसिमल यहां से हटके आ जाएगा 31.4 को 6 से भाग देना है, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 5.2 के करीब आएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 25.2 आएगा भाई आंसर, तो 25.2 के करीब डी ऑप्शन है, हटाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 करिए।
रेलवे एनटीपीसी 2021 का एज इट इज क्वेश्चन है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू है, तो क्यू गुणा पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? बताइए बच्चों, क्या उत्तर है? देखो, ऐसे सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, कि यहां वेरिएबल में चल रहा है सब कुछ, पी की फॉर्म में। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल ही तो है। आप या तो पी क्यू की वैल्यू रख लो, यहां पे सॉल्व कर लो स्क्वायर वगैरह करके, या अपनी मर्जी से थीटा पे तो आंसर है नहीं, आंसर तो पी की टर्म में, तो थीटा की कोई वैल्यू रख लो, सबसे आसान होता है 45 डिग्री। आप यहां से थीटा का मान 45 डिग्री रख लो, तो साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, यह आ गया 2/√2, 2/√2 आ गया √2 पी का मान आ गया। ऐसी सेक 45 √2, कॉसेक 45 भी √2 प्लस √2 2/√2, ये बेटे आपके क्यू का मान आ गया। पी क्यू की वैल्यू आ गई, यहां रख दो। क्यू यानी कि 2√2 गुणा पी स्क्वायर माइनस 1। पी का मान है √2 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 1, तो 2√2 आ गया भैया, ठीक है ना। मैंने वैल्यू रख ली, क्यू का मान 2√2, पी का मान √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, तो 2√2 आंसर। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2√2 हो। पी का मान √2 है तो ये 2√2 होगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा मेरे भाई, और ये आपका √2 होगा। तो अकेला यही आंसर है, ए वाला करेक्ट है, बात खत्म। यही ऑप्शन ऐसा है जो पी की जगह, अगर मैं पी का मान √2 है ना, √2 रखूंगा तो 2√2 बनेगा, बाकी कोई नहीं बन रहा। सवाल नंबर 17। सवाल को पढ़ते ही मजा आ गया। ये सवाल तो बेईमान दुकानदार वाला है, रेशियो से तुरंत उड़ेगा। एक दुकानदार तेल की कीमत 40% बढ़ाकर रखता है, यानी कि 40% अधिक कीमत अंकित करता है। एक ऐसी मशीन का उपयोग करता है जो 15% वजन कम नापती है, 15% कम वजन दे रहा ग्राहक को। दुकानदार 32% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? देखिए भाई, एक दुकानदार ने पहले ही 40% प्राइस बढ़ा दिया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि 5 रुपए का तेल 7 रुपए का बेच रहा है, लेकिन वजन में भी घपला कर रहा है, 15% कम वजन दे रहा है, 15% यानी कि 3/20। अगर कोई ग्राहक उससे 20 लीटर तेल मांगता है कि भैया 20 तेल दे दो, तो 17 ही देता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। यानी कि 17 लीटर तेल देकर 20 लीटर तेल का पैसा कस्टमर से ले रहा है, तो प्रॉफिट होगा 17 से 20। दुकानदार 32% छूट दे रहा है, 4% 1/25, 32% 8/25 छूट है। 8/25 का मतलब 25 के सामान पे 8 की छूट है, तो 25 का सामान कितने में बेचेगा? 17 में बेचेगा। ये तीनों एक्शन हुए, तीनों का सक्सेसिव करो, सीधी सीधी गुणा, 17 से 17 कटेगा, 5 से 20 आपका 4 बार कटेगा, तो आ गया 25/28। यानी कि अल्टीमेटली उसने 25 का सामान 28 में बेचा, तो 3 का प्रॉफिट हुआ बच्चों 25 पर। 1/25 4%, 4% का 3 गुना 12%, ये 12% प्रॉफिट है। बढ़िया सवाल और बढ़िया आंसर, ठीक है जी। कर पा रहे हो कि नहीं? 18वां सवाल करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर में आना। इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई। देखो जैसे लाइन है मेरे भाई, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, जैसे लाइन ऐसे हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ये जो है अंतःखंड बनता है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो आप मुझे बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? अगर मैं y को 0 करता हूं, तो x का मान आ जाएगा 15, x का मान 15 आ जाएगा। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यानी कि लाइन एक्स एक्सिस को यहां काटेगी 15,0 पे। अगर मैं y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यानी कि ये लेंथ 15 होगी 15। ये तो ट्रिपलेट का सवाल है भाई, मुझे तो आंसर भी पता लग गया 17।
आप बताओ ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है, ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा। अगर मैं एक्स को जीरो करता हूं, अगर मैं एक्स को जीरो करता हूं तो वाई कितना आएगा? 120/15 8। यानी कि ये लाइन जो है यहां काटेगी मेरे दोस्तों वाई एक्सिस को 0,8 पे, 0,8 पे। तो ये जो आएगी मेरे दोस्तों ये 8 आएगी। तो एक्स और वाई अक्षों के बीच अंतःखंड कितना आएगा? 17। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 17 आंसर है। ठीक है ना, फॉर्मूला भी होता है पर वो मैंने आपको नहीं बताया, बेसिक से ही किया। 19वां सवाल। सवाल है, अगर ये 7 अंकों की संख्या 9 से कटती है तो के का मान बताओ। मुझे लगता है टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन। अगर ये संख्या 9 से कटती है तो इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 9 से कटना चाहिए। निकालो, 6 3 9 और 9, 8 4 12, 12 8 20, 20 का मतलब आ गया 2, 2 प्लस के आ गया मेरे भाई डिजिटल सम। संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो के का मान लेना पड़ेगा 7। इससे 2 7 यहां तो आंसर ही मिसिंग है। 7 2 7 9 आ जाते हैं। सवाल नंबर 20 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। करिए, करो 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 मेरे भाई। एक आदमी 50,000 रुपए 6% ब्याज दर पर इन्वेस्ट करता है। 3 साल बाद प्राप्त होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा भाग ज्ञात करो। यानी कि आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेसिकली। अगर कहानी 3 साल की है मेरे प्यारे भाई, 3 साल की, तो ये गोल्डन रेशो याद कर लो, 3 3 1। ये याद कि कोई भी डाटा हो, कैसा भी सवाल हो, हमेशा इससे हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 6% है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। समझे बात को? आप बोलोगे सर कल ही समझ गए थे, 6% करते जाओ। हालांकि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का आधा ही निकालना है तो आप प्रिंसिपल का भी आधा ले लो, 50,000 रुपए का भी आधा ही ले लो, 25,000 रुपए ही ले लो, या फिर कोई बात नहीं इसी से कर लेते हैं, इजी लग रहा है। 50,000 का 6% 3,000, 3,000 का 6% 180। 6% करते जाओ, ब्याज की दर 6% है, 6% करते जाओ। मूलधन 50,000 का 6%, 5 3,000, 3,000 का 6%, 6 18 180। 180 का 6% कितना आएगा भाई? 18 छिक्का 108, यानी कि 10.8, 10.8। और इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, यानी कि 9,000 प्लस 540 और 10.8। तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 9,540 और 10 550 आएगा 9,550.8 रुपया। अगर 3 साल का कंपाउंड टेस्ट पूछेगा तो ये आंसर है। सवाल में इसका आधा पूछा है तो बटे 2 कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा मेरे भाई 4,500 और 275। 4,500 हो जाएगा ना भैया, 9,000 का आधा और 275 और ऐड करो तो 4,500 नहीं 4,775.4 हो जाएगा। ये आंसर है, पहला वाला आंसर इसका उत्तर हो जाएगा। ये आ गया जी, ठीक है, ओके। ये तरीका होता है। आपके पेपर में पूरे आने के चांसेस हैं अगर आपसे सेम क्वेश्चन में 3 साल का सीआई ना पूछ के 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछ लिया। मान लो भाई कोई भी प्रिंसिपल दे दिया आपको 50,000 रुपए, बोला है ब्याज की दर 6% है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी भी, पूरी कैलकुलेशन करोगे सीआई आ जाएगा। सीएसआई का डिफरेंस निकालना है तो केवल ये कैलकुलेशन करो दोस्त, केवल आप ये वाली कैलकुलेशन करिए, ये कैलकुलेशन करो केवल आप, ये वाली कैलकुलेशन। देखिए ये कैलकुलेशन कितनी है? 3 गुणा 180 540 प्लस 10.8, यानी कि 550.8 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आएगा आंसर। 22वां सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने
22 से 22वां कैसे आ गया? 21वां तो रह गया भाई बीच में। 21वां तो लगा दें हम। करो सवाल। रेलवे एनटीपीसी द्वारा 21 का पूछा हुआ एज इट इज, बताइए क्या उत्तर है इस वाले क्वेश्चन का? 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 13। 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई सेम चीज है, प्लस माइनस। 5 12 इधर उधर हो गया या कॉस साइन इधर उधर हो गया, कुछ नहीं करते इस सवाल में। आप इसको के मानो कि भैया माना ये के है, और हमेशा स्क्वायर करके ऐड करो। स्क्वायर करके आप इन दोनों का आप स्क्वायर करिए और फिर ऐड कर दीजिए। दैट्स इट, खेल खत्म। बताओ, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सीधा होता है मेरे भाई ये। क्यों? 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 5 का वर्ग, 12 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 12 का वर्ग। 2ab माइनस 2b कट जाएगा, बराबर राइट साइड में 13 का वर्ग प्लस k का वर्ग। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग से 13 का वर्ग कट जाएगा, k स्क्वायर 0, k का मान 0, 0 आंसर है। आइए 22वां। ए और बी अलग अलग एक काम को 21 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 2 लोग हैं भैया, ए देख लेते हैं, सीधा तो नहीं है ये। एक दिन छोड़कर बारी बार अल्टरनेट डेज वाला सवाल डाला था। हाँ जी ठीक है। ए जो है मेरे भाई 21 दिन में काम कर सकता है, बी 24 दिन में काम कर सकता है। बताओ, ए और बी अलग अलग एक काम को 21 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब वो एक दिन छोड़कर बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। ए काम की शुरुआत करता है, काम कितने दिन में हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। पहले आप निकालो एलसीएम। 21 और 24 का क्या आ जाएगा मेरे भाई? 168। अगर आपको पहाड़ा याद होता तो आप तुरंत कर लेते। 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168। पहाड़ा याद होना चाहिए, एलसीएम निकालना नहीं है मेरे भाई। 168 नाम से आपको पता चले कि 21 अट्ठा और 24 सत्ता, ठीक है, तो काम चलेगा मेरे भाई। तो टोटल वर्क है 168। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 7। ये ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम की शुरुआत कर रहा है, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। यानी कि इन 2 दिन में, हर 2 दिन में सेम पैटर्न आएगा। तो पहले दिन ए 8 कुर्सी बनाएगा, दूसरे दिन बी 7 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 8 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 7 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 8, फिर बी 7, फिर ए 8, फिर बी 7, ये चलता रहेगा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 8 और 7 15 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है? 168। हमें तो 168 यूनिट काम करना है। तो आप मुझे बताओ 15 का कौन सा मल्टीपल है 168 के नजदीक? 15 दुसाम 150, 15 गुणा 11 165। अगर मैं 11 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो 22 दिन में जो काम होगा ना मेरे भाई, 22 दिन में 11 गुणा 15 165 यूनिट काम होगा दोस्त। समझे बात को, हाँ कि ना? 165। लेकिन हमें तो काम 168 करना है, तो 22 से ज्यादा ही दिन लगेगा मेरे दोस्तों। हमें अभी 3 यूनिट काम और करना है। अब जैसे ही अगला दिन शुरू होगा, 2 दिन के मैंने 11 चक्कर पूरे कर लिए, मैंने दोनों तरफ 11 से गुणा कर दी। 2 दिन के मैंने 11 पैटर्न कंप्लीट कर लिए। अब जैसे ही अगला दिन आएगा, कौन काम करेगा? ए। स्टार्ट ए करेगा। ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है ए, एक दिन में। हमें काम करना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 3/8 दिन लगेगा। तो इस हिसाब से जो काम है वो 22 सही 3/8 दिन में ही होगा।
सी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 23 फटाफट करके बताओ आप लोग। ए और बी के बीच की दूरी 942 किलोमीटर है। चमन, देखा चमन है भाई, चमन ए से बी तक 66 की स्पीड से जाता है, फिर 49 की स्पीड से लौट आता है। चमन की एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो आप ना एक जगह से ए से बी तक जा रहे हो, फिर लौट के आ रहे हो, तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड बताने इसकी कोई जरूरत नहीं। इसका सीधा फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ S1 S2, गए 66 की स्पीड से, आए 49 की स्पीड से, ट्वाइस ऑफ S1 गुणा S2 और नीचे S1 प्लस S2 इनको ऐड करना है, यानी कि 66 प्लस 49 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 115 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहां पर कुछ भी कटने वाला नहीं है। बड़ा भयंकर कैलकुलेशन है और ऐसी कैलकुलेशन पेपर में आती है बच्चों को परेशान करने के लिए। बताइए कैसे करोगे? ट्वाइस ऑफ S1 गुणा S2, नीचे S1 प्लस S2, ये आ जाएगा भाई। अब देखो मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी गुणा करेंगे फिर 115 से भाग देंगे। ऑप्शंस है ना, देखो ये दोनों तो नजदीक ही हैं ऑप्शंस ठीक ठीक दूर दूर हैं, हम कर लेंगे मेरे भाई अप्रोक्स। देखो ये है 66 दूनी 132, ये हो गया 66 दूनी 132। आप 132 को डिवाइड कर लो 115 से, 66 दूनी 132 को 115 से भाग करेंगे तो 115 एकम 115 बच जाएगा 17। 1 प्लस 17 बटे 115 हो जाएगा क्या? अगर मैं 132 को 115 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा क्या? आप बोलोगे आंसर मल्टीप्लाई बाई 49, ये आ गया 49 से गुणा। अब आप यहां पे गुणा कर दीजिए मेरे भाई, 49 से 49 एकम 49 प्लस 49 प्लस, अब यह अगर 49 की 17 में गुणा होगी तो क्या आएगा बेटा? अगर 50 की भी 17 में गुणा हो जाए तो 850 होता है। ठीक है, लेकिन से 850 से मेरे भाई 17 कम आएगा, यानी कि 833 आ जाएगा ये, और इसको डिवाइड करना 115 से। देखो कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। अब 115 7 बार चला जाएगा, 700 और 105 805, यानी कि 49 प्लस 7 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा बी ऑप्शन, खेल खत्म। आगे चलेंगे तुरंत, सवाल नंबर 24। ये सवाल रेलवे का एलसीएम एचसीएफ का पर्सनल फेवरेट है भाई। तीन संख्याओं का रेशियो 579 है, उनका एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। देखो संख्याओं का रेशियो दिया है 579, मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, ये मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं जो होंगी मेरे भाई, रेशियो अगर 579 है तो संख्याएं 5h 7h और 9h होंगी। ये होंगी मेरे भाई संख्याएं, क्योंकि अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो h हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाएगा। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं मेरे भाई, तो आप ये देखो 5 7 9 का एलसीएम तो 5 गुणा 7 गुणा 9 ही हो जाएगा, लेकिन 9 सत्ते 63 पंजे 315, 5 गुणा 7 गुणा 9 315 एच, ये एलसीएम आएगा मेरे भाई। और ये एलसीएम है कितना? 1260 के बराबर। तो बताइए क्या आ गया भैया? 300 चौका 1200, 15 चौका 60, एचसीएफ आपका 4 आ गया। एचसीएफ 4 आ गया। पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, यानी कि 9h और 5h का डिफरेंस आपसे पूछा। 4h, h के लिए 4 है तो 4 चौक 16, 16 इसका आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहां से ए ही करेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था। आगे चलेंगे, सवाल है सीजीएल 2022 के पेपर का। 25 पुरुष 35 महिलाएं काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 पुरुष 60 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 69 पुरुष और 67 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा गंदा सा डाटा है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवालों में आपको एफिशिएंसी निकालनी। मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी एम है और एक वुमेन की डब्ल्यू है। तो पहला केस देखो, 25 मैन प्लस 45 वुमेन अगर हैं तो एक काम को 15 दिन में करते हैं, 15 डेज में। ये टोटल वर्क आ गया, दिस इज टोटल वर्क। सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन में भी ऐसा ही है, 15 मैन और 60 वुमेन, 15 मैन एंड 60 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो 20 से गुणा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है मेरे भाई, बराबर होना चाहिए। बस
5 तिया 15 और यहां से 5 चौक 20 काट लिया हमने। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा अब? 25 तिया 75 एम, 15 चौका 60 एम। ठीक है, तो 25 तिया 75 एम और 15 चौका 60, 75 60 का डिफरेंस 15 एम बराबर राइट साइड में क्या आएगा भैया? 60 चौक का 240 डब्लू और 45 तिया 135 डब्लू। समझे ना? देखो 60 की 4 में गुणा होगी, 60 की 4 में गुणा, तो 240 डब्लू और ये 45 थी 135 उधर जाएगा, 240 माइनस 135 यानी कि 105 डब्लू। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 सत्ते 105 आ गया। तो अल्टीमेटली मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया बच्चों 7/1। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 7 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब आप टोटल वर्क निकाल लीजिए मेरे भाई, टोटल वर्क निकाल लो। अब ये टोटल वर्क आप चाहे यहां रख लो एम डब्ल्यू की वैल्यू, चाहे रख लो कहीं से भी आ जाएगा। मैं पहले केस से रख लेता हूं। जैसे मैन की एफिशिएंसी 7 है तो 25 आदमी कितना काम करेंगे? 25 सत्ते 175। वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू, वुमेन कितना काम करेगी? 45 एकम 45। टोटल काम होता है 15 दिन में, टोटल वर्क आ गया इंटू 15। अब इसी काम को करने के लिए अगर 69 मैन और 67 वुमेन लगा दे, एक मैन की एफिशिएंसी 7 है, 69 मैन की कितनी आएगी? 69 गुणा 7 प्लस 67 वुमेन की कितनी आएगी? 67 गुणा 1। तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से, यानी कि कितना आ जाएगा? 420 और 63 483 हो जाएगा ना ये, और उसमें 67 आपको ऐड करना है। 8 से 14 540 और 10 550 आ जाएगा 550, 550 एफिशिएंसी हो जाएगी भाई इनकी। अगर 69 मैन और 67 वुमेन हो जाएंगी तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? एक मैन की 7 है, 69 की 7 से गुणा, 67 वुमेन की 1 से गुणा, 550। तो 550 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। कितना टाइम लगेगा करने में? डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। 175 प्लस 45 क्या होता है? 220। 7 4 11 17 4 21 हो जाएगा ना, 220 आ गया मेरे भाई। तो 220 से सीधा काट लेते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। 220 110 से काटेंगे 2 बार और ये 5 बार, और 5 से 15 जाएगा 3 बार यानी कि 6। तो 6 दिन में काम होगा। बड़ा अच्छा डाटा सेट किया है इन्होंने, गजब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था इसका। हालांकि बहुत पॉपुलर सवाल है, कोई नया सवाल तो है नहीं है। एफिशिएंसी को बराबर करो और आंसर आप निकाल लो। सवाल नंबर है स्टूडेंट 26, ये बताइए द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा? ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, और मान के चलिए आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 100% आएंगे। लेकिन इस टाइप का कोई सवाल आता है तो 100% ऑप्शन से हो जाएगा। मैं पहले भी कई बार इनकी टेक्निक बता चुका हूं। तो कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा। और एक गुणा भाग ही हो रहा है, कोई जोड़ना घटाना तो है नहीं, गुणा भाग ही हो रहा है। ध्यान से देखे, 4096 है मेरे प्यारे भाई 2 की पावर में। 2 की पावर 10 1024 होता है। 1024 का भी 4 गुना है। 4096 क्या है? 2 की पावर 12 है। ये 2 का रिश्तेदार है, 9 3 का रिश्तेदार है, 4 2 का रिश्तेदार है, ये 3 है। 256 भी 2 का रिश्तेदार है मेरे प्यार भी, 2 की पावर 8। यानी कि यहां जितने भी नंबर हैं वो या तो 2 के रिश्तेदार हैं या 3 के रिश्तेदार हैं, है ना। 256 2 की पावर 8 है, 4 में 2 आ रहा है, ये 3 है। 4096 2 की पावर 12 है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके गुणा और भाग करूंगा, गुणा भाग करने से जो भी आंसर आएगा वो 2 और 3 का सगे वाला होना चाहिए। ऐसा नंबर होगा जिसमें केवल 2 और 3 आता हो, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ये 41 कहां से आ गया? ये 43 कहां से आ गया? ये 37 कहां से हो गया? बेटा 37 तो प्राइम नंबर है। क्या 2 और 3 के रिश्तेदारों की गुणा करके कभी 37 आ पाएगा? 43 आ पाएगा? नहीं। तो एक ही आंसर है मेरे भाई 36, जो 2 3 का रिश्तेदार है। आंसर करेक्ट है सी। खेल खत्म। आ जाइए आगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 27, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। बताओ बच्चों,
ये सवाल मुझे आज तो करवाना बहुत ही जरूरी था, बहुत जरूरी, आप समझ जाइए, करो। एक ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चों का एवरेज वजन 45 किलोग्राम है, ठीक है। एवरेज वजन 42 केजी के 10 बच्चे ग्रुप छोड़ देते हैं और एवरेज वजन 55 केजी के 2 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं। तो ग्रुप में बच्चों का एवरेज वजन 1.25 केजी बढ़ जाता है, एवरेज 1.25 केजी बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में ग्रुप में बच्चों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, हमारे पास कुछ बच्चों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एवरेज वजन 45 किलो है। अगर इसमें कुछ बच्चे नए आएंगे, कुछ बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा, टोटल वजन में भी फर्क पड़ेगा। तो लॉजिक ये होता है ऐसे सवालों का, टोटल वजन में चेंज बटे एवरेज में चेंज, स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। आप बताओ, अगर एवरेज बच्चों का 45 किलो है, 42 किलो के 10 बच्चे आते हैं, एवरेज से कम वजन के मेरे भाई 10 बच्चे ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं। सॉरी, हमारे पास एक ग्रुप है जिनका वजन है 45 किलो एवरेज, 42 किलो के 10 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि एवरेज से कम वजन के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कम वजन के बच्चे, एवरेज से कम वजन के बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। तो आप कहोगे जान दो, पतले पतले इनको जान दो, तो फायदा होगा। 45 से 42 3 किलो कम है, 3 किलो वजन के 3 किलो एवरेज कम वजन वाले 10 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो 30 केजी का फायदा होगा। अगर एवरेज से कम वजन के बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो आपको तो फायदा है, जान दो पतले पतले बच्चों को फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई, 3 किलो एवरेज वजन कम है, 10 बच्चे छोड़ के गए, गुणा 10। अब सेकंड लाइन देखो, 55 केजी एवरेज वजन वाले 2 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं। हमारे पास जो बच्चों का ग्रुप है उनका एवरेज वेट है 45 किलो। अगर 55 केजी एवरेज वेट वाले बच्चे आएंगे तो ये एवरेज से 10 केजी ज्यादा है। भाई, एवरेज से 10 किलो ज्यादा वजन वाले 2 बच्चे आते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स्ट्रा। कोई प्रॉब्लम? अगर एवरेज से 10 किलो वजन वाले 2 बच्चे ज्यादा आएंगे, एवरेज से 10 किलो ज्यादा वजन वाले, तो फायदा होगा कि नहीं? हमारे पास तो 45 किलो ही है, 55 केजी वेट वाले 10 किलो ज्यादा एवरेज वजन वाले 2 बच्चे आते हैं, तो यानी कि आपको टोटल 30 और 20 50 केजी का फायदा होगा मेरे भाई, 50 केजी बढ़ेगा टोटल। टोटल वजन 50 किलो बढ़ा, एवरेज कितना बढ़ा मेरे भाई? एवरेज वजन बढ़ा 1.25 केजी। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज क्या आएगा मेरे भाई? डेसिमल से 2 जीरो, 125 चौका 500 होता है 40, ये 40 आ गया। पर ये आंसर नहीं को कि पूछा है स्टार्टिंग में ग्रुप में बच्चों की संख्या कितनी थी। मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में n बच्चे थे, तो 10 बच्चे ग्रुप छोड़ के चले गए 10, और 2 बच्चे नए आ गए, अब जाके 40 बच्चे हुए। तो स्टार्टिंग में कितने थे मेरे भाई? माने 60 उधर जाएगा 48, स्टार्टिंग में 48 बच्चे थे, तो आंसर ए वाला ठीक है। आइए 28वां सवाल। भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 19 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 155 है, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आप इसको खोल लो, आंसर हो जाएगा। या फिर मेरे भाई आप ये भी जानते हैं कि इस सवाल में 2 इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है। अगर किसी सवाल में 2 इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को 0 पुट कर लो, एक वेरिएबल की वैल्यू जो है आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैं सी को 0 कर देता हूं, तो a प्लस बी 19 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 155 आ गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, मैंने सी को 0 कर दे, ये 0 हो गया, ये सी 0 हो गया। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि हो गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसको खोल लेता हूं, क्या मेरी बात को समझे? बोलो, आप ऐसे देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी
ए माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यहां से क्या आ गया स्टूडेंट, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया जी, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो हमें यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 155, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो मुझे ऑलरेडी पता ही है 155, माइनस हमें क्या करना है, हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर सवाल में ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, तो ए बी नहीं निकाल सकते। ए बी का मान होता है ए प्लस बी 19 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में से आप 155 घटाओ तो क्या आ जाएगा भैया, 206 आएगा, 206 बटे 2 103। ये ए बी का मान 103 आ गया, 155 में से 103 घटाएंगे तो आ गया 52, 52, 52 दूनी 104। इस सवाल का आंसर है 104। किधर गया मेरे भाई, पहला ऑप्शन ठीक है इस सवाल। अच्छा सवाल, ठीक है जी। हालांकि रेलवे में एडवांस मैथ का पोर्शन कम आ रहा है, अर्थमेटिक ही ज्यादा आ रहा है, पर आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि आपने गणित में से 25 सवाल ही ठीक करे 30 में से और आप नौकरी की उम्मीद करने लगो, नहीं। जब तक आपको कि पेपर है इजी टू मॉडरेट, 30 में से गणित में 28 से ज्यादा सवाल ठीक होने चाहिए, 1 या 2 सवाल ही गलत करने की गुंजाइश है आपके पास। अर्थमेटिक मैथ अगर आपका कमजोर है बच्चों, अर्थमेटिक मैथ सीखना है, मजबूत करना है खुद से पढ़ के, तो ये हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं, आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे आसानी से। इन क्लास नोट्स को आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए मेरे दोस्त। इन क्लास नोट्स में अर्थमेटिक मैथ के जितने भी टाइप हैं सब लिखे हुए हैं बड़ी सिंपल भाषा में, हैंड रिटन क्लास नोट्स है बच्चों के ये, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन टाइप है, फिर उसके बाद जो है नीचे हैंड रिटन सॉल्यूशन है, सारे टाइप 2600 के 2600 टाइप है पूरा अर्थमेटिक एक सिंगल बुक में। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का बस टेस्ट होने वाला है खत्म। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, 4% के डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल का डाटा बहुत आसान है, इजी डाटा है, 100 मान के हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के 64% के बराबर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। यानी कि अगर मैंने मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 है तो कॉस्ट प्राइस 64% है, 100 का 64%, 64 आपका कॉस्ट प्राइस है। आप सामान पे 4% डिस्काउंट के बाद बेचते हो, बेटा सामान का मार्क प्राइस कितना है 100, अगर आप 100 पे 4% का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में, 96 में। 100 का 4%, 4 घटे 96 बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 64 का सामान 96 में बिका तो आपको 32 का प्रॉफिट हुआ बेटा 64 पर, कितना 1/2, और 1/2 आ गया स्टूडेंट्स 50%, 50% प्रॉफिट है। इजी सवाल, तो अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मैंने एज इट इज ही आपके लेटेस्ट पेपर का लिया है, जूनियर इंजीनियर का डाटा दिया है। इस डाटा की मीडियन क्या होगी, मीडियन आपको बतानी है, बताओ कैसे करेंगे मीडियन। कभी भी मीडियन निकालने का सवाल आए तो आप ना बढ़ते हुए क्रम में लिखो, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। जो बीचों बीच में नंबर आएगा वो मीडियन होगा। ये कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं। अगर 11 संख्याएं तो बीचों बीच में जो आएगा वो 6th नंबर आएगा, छठा नंबर, छठा नंबर ही आपका मीडियन होगा अगर ये 11 संख्याएं। तो देखो यहां पर सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है 33, 33 के बाद तो कोई और नहीं है, 33 के बाद सबसे छोटा, उससे बड़ा है 36, उसके बाद है मेरे दोस्तों 42, 42 के बाद है यहां पर 56, नहीं 42 के बाद तो 48 है, सॉरी 48, 48 के बाद 56, और 56 के बाद 5 नंबर हो गए,
उसके आगे आ रहा है 57, यानी कि 6th नंबर 57 है और यही आपकी मीडियन है। खेल खत्म। अगर 11 संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बीचों बीच में जो आएगा वो 11 + 1 12/2 6th नंबर आएगा वही। इसी के साथ हमारा एनटीपीसी के लिए तीसरा और आखिरी सैंपल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको इस क्लास के 30 सवाल बहुत अच्छे लगे, सॉल्यूशन में मजा आया है, वीडियो देख के आपको मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए मेरे भाई। और पेपर ऐसा ही आएगा, इसी लेवल का आएगा मेरे भाई, लेवल यही रहेगा, सवाल अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के साथ शेयर करो जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बता ही दिया कि एप्लीकेशन पे सैटरडे संडे 2 दिन तक लाइव टेस्ट ओपन है एनटीपीसी का, जाके लगाइए। और रियल एग्जाम में जाने से पहले मॉक एग्जाम आप अपना चेक कर लो, अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।